कक्षा 10 के विज्ञान विषय में हम ऊर्जा के स्रोत प्रकरण का पहला भाग देखें। आइए दूसरे भाग में आप सबका स्वागत है। हम ऊर्जा के उत्तम स्रोतों के लक्षणों के बारे में समझ रहे थे। तो ये उत्तम ऊर्जा के लक्षण के बारे में हमने समझा। अब आइए देखते हैं ईंधन किसे कहते हैं। तो वह पदार्थ जो जलाने पर ऊष्मा और प्रकाश देता हो उसे हम ईंधन कहते हैं। फिर से परिभाषा एक बार। ईंधन यानी ऐसा पदार्थ जो जलाने पर ऊष्मा और प्रकाश देता हो उसे हम ईंधन कहते हैं। अच्छे ईंधन के गुण। अच्छे ईंधन में कौन कौन से गुण धर्म होने चाहिए? तो अच्छा ईंधन उच्च कैलोरी माप वाला होना चाहिए। उसको जलाने पर जो ऊष्मा पैदा होने वाली है वो अधिक होनी चाहिए। अधिक धुआं या हानिकारक गैसें उत्पन्न न करे, ऐसा होना चाहिए। तीसरा है मध्यम ज्वलन ताप होना चाहिए। चौथा है सस्ता और आसानी से उपलब्ध हो, ऐसा ईंधन होना चाहिए। और भंडारण एवं परिवहन में आसान हो, ऐसे ईंधन होना चाहिए, जो अच्छे ईंधन के गुण है। ऊर्जा के स्रोत के दो प्रकार है, एक पारंपरिक स्रोत, दूसरा वैकल्पिक स्रोत। पारंपरिक स्रोत में कौन कौन सी ऊर्जा आती है और वैकल्पिक स्रोत में कौन कौन सी ऊर्जा आती है, आइए हम एक बार देखें। पारंपरिक स्रोत में जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन यानी कोयला, पेट्रोलियम जो हम जमीन में से ड्रिलिंग करके निकालते हैं, या तो कोयलों की खदानों में से कोयला निकालते हैं, तो वो सब जीवाश्म ईंधन कहलाता है। दूसरा है तापी विद्युत संयंत्र। तीसरा है जल विद्युत संयंत्र। चौथा है जैव मात्रा यानी बायोगैस, बायोमास। और पांचवा है पवन ऊर्जा। इन सभी ऊर्जाओं को विस्तृत रूप से हम बाद में ये भागों में समझेंगे, इसलिए इसकी अभी विस्तृत चर्चा नहीं की है। सिर्फ नाम ऊर्जा के स्रोत, उसमें पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत कौन से हैं और वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोत कौन से हैं, वो एक छोटा प्रश्न पूछा जा सकता है 2 नंबर का। तो उसमें हम ये ऊर्जा के जो स्रोत है पारंपरिक वो लिख सकते हैं। वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोतों में सौर ऊर्जा, समुद्र से जो तरंगों में से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा है वो, भूतापीय ऊर्जा, जमीन में जो गर्मी है उसका उपयोग करके हम ऊर्जा पैदा का स्रोत का उपयोग कर सकते हैं। चौथा है नाभिकीय ऊर्जा। इन ऊर्जाओं के कारण हम अपने जीवन निर्वाह के लिए ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। आइए ऊर्जा के पारंपरिक स्रोतों के बारे में समझें। ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत, ऊर्जा के वे स्रोत जो जनसाधारण के द्वारा वर्षों से प्रयोग में लिए जाते हो, इन्हें हम पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत कहते हैं। उदाहरण के रूप में जीवाश्म ईंधन और बायोमास। तो हम अभी तक जो ऊर्जा के स्रोतों का उपयोग करते हैं उस ऊर्जा के स्रोतों को हम पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत कहते हैं। इसमें 2 है, जीवाश्म ईंधन और बायोमास। अब जीवाश्म ईंधन क्या है? तो हम पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत में पहला ही जीवाश्म ईंधन
कोयला और पेट्रोलियम के बारे में जाना था। तो आइए उसको विस्तृत रूप से समझे। तो जीवाश्म ईंधन यानी औद्योगिक क्रांति के कारण ऊर्जा की मांग में भी आश्चर्यजनक दर से वृद्धि हो रही है। अभी का जो समय है वो औद्योगिक क्रांति का समय है और उस औद्योगिक क्रांति में ऊर्जा की मांग बहुत बढ़ी है। ऊर्जा की बढ़ती हुई मांग की अधिकांश पूर्ति जीवाश्म ईंधन से की जाती थी। अभी तक जो ऊर्जा की जरूरत पड़ती थी वो अधिकांश पूर्ति जीवाश्म ईंधन से की जाती थी। जीवाश्म से प्राप्त ईंधन, जीवाश्म से कौन से ईंधन प्राप्त कर सकते हैं हम? तो उदाहरण के रूप में कोयला, पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन कहलाते हैं। तो जमीन में से हम जो कोयला निकालते हैं या लकड़ी में से कोयला बनाते हैं और पेट्रोलियम जमीन में से ड्रिलिंग करके पेट्रोलियम निकालते हैं, इनको हम जीवाश्म ईंधन कहते हैं। ये ईंधन बनने के लिए लाखों वर्ष की प्रक्रिया के बाद जमीन में से हम उसको खदान करके बाहर निकाल सकते हैं। इसलिए इनका भंडार जो है वो सीमित है और ये अनवीकरणीय स्रोत है। अनवीकरणीय स्रोत और नवीकरणीय स्रोत दो ऊर्जा के स्रोत है। तो अनवीकरणीय स्रोत यानी ऐसे स्रोत जो भविष्य में उस स्रोत में कमी आएगी या खत्म होने की संभावना रहती है, जबकि नवीकरणीय स्रोत जो है वो अखुट है, अक्षय है। ऐसे स्रोत भारत में विश्व का 6% कोयला भंडार है। पूरे विश्व का 6% कोयला का भंडार भारत में है, जो कि वर्तमान दर से खर्च करने पर, ध्यान रखना ये परीक्षा में 1 नंबर का पूछा जाता है। तो भारत में कोयले का भंडार कितना है? 6%। और ये वर्तमान दर से उसको खर्च करने पर अधिक से अधिक 250 वर्ष तक ये चलेगा, यानी बना रहेगा। जीवाश्म ईंधन जलाने पर उत्पन्न प्रदूषण और हानियां। तो जीवाश्म ईंधन जो हम पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, कोयला ये सब जलाते हैं तो उसमें से धुआं पैदा होता है, उसमें से विषैली गैस पैदा होती है और ये हमें प्रदूषित, जो वातावरण है हमारा, उसको प्रदूषित करती है। तो कौन कौन सी हानियां होती है वो ये देखें। पहला, जीवाश्म ईंधन जलाने से मुक्त कार्बन, नाइट्रोजन एवं सल्फर के ऑक्साइड, कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड, कार्बन ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड वायु प्रदूषण और अम्लीय ऊष्मा के कारण बनते हैं, जो हमारे जल और मृदा के संसाधनों को प्रभावित करते हैं। ज़्यादातर ये ईंधन के जो धुआं है और प्रदूषित जो ये गैसें हैं, वो प्रदूषित गैसें वातावरण में मिलते रहते हैं और जब बारिश आती है तो बारिश के पानी के साथ ये मिलके अम्लीय बनते हैं और अम्ल वर्षा का कारण बनते हैं। और ये अम्लीय वर्षा जब भूमि पे पड़ती है, मृदा के ऊपर पड़ती है, तो उसको नुकसान पहुंचाती है, यानी प्रभावित करती है। अगर यदि ये जल में या तालाब में, जल में, नदियों में
या समुद्र में जाती है बारिश, तो उसमें रहने वाले जो जलीय प्राणी हैं उनको प्रभावित करती है। जीवाश्म ईंधन के दहन से उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस को भी उत्पन्न करती है, जिससे कि धरती पर अत्यधिक गर्मी हो जाती है। जीवाश्म ईंधन के दहन से उत्पन्न होने वाला कार्बन डाइऑक्साइड, जीवाश्म ईंधन में ज़्यादातर कार्बन रहता है और कार्बन और ऑक्सीजन दोनों मिलने से ऊष्मा पैदा होती है और कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होता है। अगर जीवाश्म ईंधन का संपूर्ण दहन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है। अपूर्ण दहन पैदा होता है तब कार्बन मोनोऑक्साइड पैदा होती है, CO पैदा होती है, और ये कार्बन मोनोऑक्साइड जहरीली गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड जो पैदा होती है उसमें एक विशेष गुण होता है, उसकी मात्रा अगर वातावरण में बढ़ती है तो ये गैस गर्मी को शोषित करती है, जिसे हम ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। तो गर्मी को शोषित करती है तो वातावरण का वायुमंडल गर्म होता है, इसलिए हर साल हमें गर्मी अत्यधिक लगती है। अपने कहते हैं ना कि गई साल तो इतनी गर्मी नहीं थी, इस साल ज़्यादा गर्मी है। तो इसका कारण यही है कि वातावरण के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस की प्रमाण बढ़ना। जीवाश्म ईंधन से उत्पन्न प्रदूषण को कम करने के उपाय। अब आपने जान लिए कि ये जो जीवाश्म ईंधन जलाने से हमारी धरती पर अत्यधिक गर्मी पैदा होती है, वायुमंडल प्रदूषित होता है, अम्ल वर्षा होती है और जो जमीन है वो उनके संसाधनों को प्रभावित करती है। तो ऐसे ईंधन को हम वो प्रदूषण कम करने के कौन कौन से उपाय है वो हमें देखने चाहिए। तो सबसे पहले दहन प्रक्रिया की दक्षता में वृद्धि कर सकते हैं। हम अच्छी तरह से उसको पूर्ण रूप से जलाए ताकि कार्बन डाइऑक्साइड पैदा हो और अधिक ऊर्जा पैदा हो। विविध तकनीकों का उपयोग करके दहन के फलस्वरूप उत्पन्न गैसों के वातावरण में पलायन को कम करना। तो विविध तकनीकों का उपयोग करके दहन के फलस्वरूप, दहन होने के बाद जो गैसें उत्पन्न होती है वो वातावरण में कम मिले, उस प्रकार के हम ईंधन को जलाए तो हम प्रदूषण को कम कर सकते हैं। तापीय विद्युत संयंत्र। जीवाश्म ईंधन को जलाकर तापीय ऊर्जा घरों में ताप विद्युत उत्पन्न की जाती है। जीवाश्म ईंधन को जलाकर हम तापीय ऊर्जा घरों में ताप विद्युत उत्पन्न की जाती है। तापीय विद्युत संयंत्र कोयले और तेल के क्षेत्रों के निकट स्थापित किए जाते हैं, जिससे परिवहन पर होने वाले खर्च और व्यय को कम कर सके। कोयले और पेट्रोलियम की अपेक्षा विद्युत संचरण अधिक दक्ष होता है, तो अधिक आसान होता है। दक्ष होना यानी आसान होता है। विद्युत का संचारण अधिक आसान है। तो तापीय विद्युत संयंत्र यानी जिसको हम पावर स्टेशन कहते हैं, कोयले से चलने वाला पावर स्टेशन, साबरमती नदी के पास में अपने टोरेंट पावर का विद्युत संयंत्र पूरा कवर करके बनाया गया है, जो पूरे अहमदाबाद को बिजली देता है। तो वो तापीय विद्युत संयंत्र है। उसमें क्या किया जाता है, कोयला को जलाकर उसमें से विद्युत पैदा की जाती है।
आइए यहाँ पे अपने रुकते हैं। थैंक यू, हैव अ गुड डे।